सबसे पहले बहुत-बहुत नमस्कार मेरे ट्रांसपोर्टर भाइयों। आज की डेट हम आज एकत्रित हुए हैं ये जानने के लिए कि जो जीएसटी है, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन के ऊपर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर और हम किस तरीके से अपने आप को, अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि कैसे हम लोग जीएसटी को भी हम अबाइड करें, जीएसटी के भी जितने नॉर्म्स हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, जितने गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उनके साथ भी हम लोग कैसे अपने आप को साथ लेके चल सकते हैं और साथ में अपने बिज़नेस को भी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हमारे साथ प्रस्तुत हैं मिस्टर राहुल, जो कि आए हैं लक्ष्मी कनन एंड श्रीधरन अटॉर्निटीज से। So, Mr. Rahul, can I just please ask you to introduce yourself so that we can take it forward from here? Mr. Rahul, please. Yeah, thank you, Jatin ji, and thank you the entire Daimler team for inviting us to be part of this special discussion. आज का हमारा डिस्कशन प्राइमरी रहेगा जीएसटी कानून को समझने के लिए। मैं राहुल जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर हूँ और मैं लक्ष्मी कुमरन एंड श्रीधरन नाम की लॉ फर्म में काम करता हूँ। ये लॉ फर्म एक फुल सर्विस लॉ फर्म है और हमारे 13 लोकेशंस पे इंडिया में ऑफिसेज है और हम काफ़ी लॉस पे स्पेशलाइज करते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। मैं चेन्नई से बेस्ड आउट हूँ। आज का हमारा संवाद प्रोडोमिनेटली जीएसटी के फाइनल पॉइंट्स पे होगा, जहाँ पे जतिन जी काफ़ी सवाल पूछेंगे और मैं उन सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। आई थिंक अब हम सवालों में जा सकते हैं जतिन जी। तो मिस्टर राहुल, मेरा पहला सवाल फॉर द ईज ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक कंपनी को अज्यूम कर लेते हैं, जैसे खुराना ट्रांसपोर्ट एक कंपनी है और ये खुराना ट्रांसपोर्ट जो है, इनके पास 5 ट्रक हैं। ये अपने 5 ट्रक जो है एक बड़ी कंपनी, मान लीजिए डाबर के साथ, अपनी एक बड़ी कंपनी के साथ लगाते हैं और खुराना ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट नोट्स इशू करते हैं डाबर के लिए, राइट? तो क्या वह जीएसटी के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, खुराना ट्रांसपोर्ट टू डाबर? हाँ सर, बड़ा ही अच्छा सवाल है टू स्टार्ट विथ। जो असम्पशन हमने लिया है, आई थिंक वो असम्पशन काफ़ी क्लैरिफाई करेगा द एंटायर ट्रांजैक्शन को। तो टू स्टार्ट, जीएसटी कानून के अंतर्गत खुराना ट्रांसपोर्ट एक जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कहलाएंगे और जीएसटी कानून के अंदर वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल फॉर दिस थिंग। बट आपने एक वर्ड यूज किया अभी, जीटीए, क्या आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं? हाँ सर, जीएसटी कानून में जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो लोग कहलाते हैं जो कोई गुड्स को, माल को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और जैसे कि आपने कहा कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। तो जीटीए वो कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह। उनको जीएसटी एक्ट में जीटीए कहा गया है जनरली। तो मिस्टर राहुल, जो एक स्वाभाविक क्वेश्चन जो मेरे कस्टमर हमेशा पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि जो मिस्टर खुराना है, ये जीएसटी के अंदर कब अपने को रजिस्टर करे, कब लायबल है जीएसटी के अंदर रजिस्टर करने के लिए? हाँ सर, बड़ा ही अच्छा सवाल है। जीएसटी कानून में ऑर्डिनरली हर सर्विस प्रोवाइडर को जिनका सालाना टर्नओवर, सारे भारत का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाता है, उनको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कंपलसरी अगर ऑल ओवर इंडिया का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। ये जनरल रूल है। जीटीए सर्विस प्रोवाइडर्स को गवर्नमेंट ने थोड़ी राहत दी है। अगर जीटीए सिर्फ किसी स्पेसिफाइड लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन लेना सिर्फ एक ऑप्शन होगा। मिस्टर राहुल, अभी आपने एक वर्ड यूज किया, स्पेसिफिक लोगों का आपने नाम लिया, तो ये क्या स्पेसिफिक कंपनीज हैं, स्पेसिफिक पर्सन है, कौन है ये स्पेसिफिक लोग? जी हाँ, आपने मेरे सवाल को पकड़ लिया, मेरे जवाब को पकड़ के बड़े ही ऐप्ट सवाल पूछा है। तो स्पेसिफाइड लोग जीएसटी एक्ट में है कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी
कोई भी पार्टनरशिप फर्म और कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा हो, अगर मान लो किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल ने भी अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा हो तो वो स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे। इस कैटेगरी में मोस्टली सिर्फ वो लोग, वो इंसान जो इंडिविजुअल है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखे हैं, वो लोग एक्सक्लूड होंगे। बाकी सारे लोग स्पेसिफाइड पर्सन में यूजुअली कवर हो जाएंगे। दैट इज ग्रेट मिस्टर राहुल, थैंक यू सो मच। जैसा आपने अभी बोला, क्या जो हमारे ये ट्रांसपोर्टर है मिस्टर खुराना, क्या इनके पास ये ऑप्शन है कि वो जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर ना कराएं और फिर भी सर्विस प्रोवाइड करें जीटीए की तो ये स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए? जी हाँ, अगर खुराना ट्रांसपोर्ट सिर्फ इन स्पेसिफाइड पर्सन्स यानी कि फैक्ट्रीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी लेना, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होगा। यह कंप्लीटली खुराना ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन होगा कि उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है। ये खुराना ट्रांसपोर्ट कैन चूज कि डू दे वांट टू गेट रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रेशन के बिना अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मिस्टर राहुल, जितना मुझे समझ में आया अभी आपसे, ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टर को दिया हुआ है कि वह रजिस्टर कराएं या ना कराएं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए यही मिस्टर खुराना ये अपनी सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं जीटीए के अंदर, बट अपने वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, और क्या ये दूसरे किसी और बिजनेस के साथ भी इंगेज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली बिजनेस दे सकते हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं? बड़ा ही मजेदार सवाल पूछा है आपने। अगर खुराना ट्रांसपोर्टर जीटीए के अलावा और भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए उनका वेयरहाउसिंग का भी बिजनेस है जो कि ट्रांसपोर्टर्स काफी लोग करते हैं, एक छोटा सा वेयरहाउस भी लेते हैं, वो स्क्रैप सेल्स में भी रहते हैं और वो C&F का सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर खुराना ट्रांसपोर्ट जीटीए के अलावा अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका टर्नओवर, जैसे कि मैंने बोल रहा था, नॉर्मली 20 लाख के ऊपर है, 20 लाख से ज्यादा है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाएगा। दे हैव टू कंपल्सरी टेक अ रजिस्ट्रेशन। वेरी गुड इंसाइट मिस्टर राहुल, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो। आई थिंक ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बहुत ज्यादा उनके लिए इंसाइटफुल है ये। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि जो खुराना ट्रांसपोर्ट हैं वो जीटीए सर्विस दे रहे हैं उन्हीं स्पेसिफाइड कस्टमर्स के लिए जो हमने पहले स्पेसिफाई किए, राइट? बट वो चूज करते हैं कि वो जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे। तो इस केस के अंदर जीएसटी को पेएबल कौन होगा? हु इज लायबल जीएसटी पे करने के लिए? सर, आपने बड़े ही कठिन सवाल पूछा है। गवर्नमेंट ने जीएसटी अबॉलिश नहीं किया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जीटीए अगर टैक्स पे नहीं करना चाहता, इट्स एन ऑप्शन। उन केस में गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि टैक्स पे नहीं करना है। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनको टैक्स पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये टर्म आरसीएम आपने काफी सुना होगा। तो इस परिस्थिति में टैक्स पे करना पड़ेगा इन आरसीएम बेसिस बाय द कस्टमर। राहुल जी, आपने मेरे अगले क्वेश्चन का हिंट मुझे दे दिया। मैं अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछने वाला ही था कि हमने बहुत नाम सुना है दो चीजों का, एक आरसीएम एक एफसीएम के अंदर, जैसे अभी आपने बोला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और आरसीएम। क्या इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है? सर, सामान्य नियम से जीएसटी में हर सर्विस प्रोवाइडर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप टेलीफोन यूज कर रहे हैं और आप भारती एयरटेल के सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो भारती एयरटेल आपको टेलीफोन का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उस केस में जब आप अपना इनवॉइस देखेंगे तो भारती एयरटेल आपको सर्विस वैल्यू डालेंगे और जीएसटी भी डालेंगे। आपसे भारती एयरटेल दोनों कलेक्ट करेंगे, अपना सर्विस वैल्यू और जीएसटी। और भारती एयरटेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो टैक्स जो आपसे कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में भर्ती करें। जो टैक्स डिपॉजिट करना होता है वो भारती एयरटेल को करना होता है, ना कि आपको सीधा, गवर्नमेंट को।
इस केस में सर्विस जो प्रोवाइड किया उसने ही टैक्स डिपॉजिट करना है। उन केसेस को गवर्नमेंट यूजुअली हम कोलोकियली बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां की जिसने सर्विस प्रोवाइड की उसको टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस जैसे कि अपनी जीटीए सर्विस में गवर्नमेंट ने फॉर ईज ऑफ बिजनेस फॉर द सेक्टर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि इंस्टेड ऑफ द ट्रांसपोर्टर इंस्टेड ऑफ द जीटीए जो सर्विस रिसीव कर रहा है जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स डिपॉजिट करेगा। तो जीटीए सर्विस प्रोवाइड करेगा बट गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करेगा कस्टमर। तो ऐसे केसेस को हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम कहते हैं। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे, जीटीए में आरसीएम में पे करना एक ऑप्शन है और यह ऑप्शन जीटीए को देखिए गवर्नमेंट ने रखा है। तो मिस्टर राहुल, अगर मैं ये बोलूं कि जीटीए सर्विस के अंदर अगर मान लीजिए यही मिस्टर खुराना अपनी सर्विसेज दे रहे हैं जीटीए के अंदर, तो इज ही लायबल टू पे टैक्स? क्या उनके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर? हाँ जतिन जी, जैसे हमने अभी देखा था, अगर खुराना ट्रांसपोर्ट जीटीए सर्विस कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी को प्रोवाइड कर रहे हैं और खुराना ट्रांसपोर्ट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस को आरसीएम में टैक्स जमा करना पड़ेगा। अगर खुराना ट्रांसपोर्ट ने कोई नॉन स्पेसिफाइड पर्सन जैसे कि इंडिविजुअल जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है या और कोई बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड किया तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा और उन ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर राहुल, जैसा कि अभी आपने बोला कि ये ऑप्शन है, तो मान लीजिए कि जो ये हमारे मिस्टर खुराना है, इन्होंने चूज किया कि वो जीएसटी के अंदर जो है चार्ज करेंगे, तो अगर वो करते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट या क्या रेट लगेगा टैक्स का जिसके ऊपर इनको ये चार्ज करना पड़ेगा? हाँ जतिन जी, आपने सही पकड़ा है, क्योंकि ऑप्शन है तो ऑप्शन माने ही दो ऑप्शन हो जाते हैं। तो अगर खुराना ट्रांसपोर्ट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का ऑप्शन लेती है तो खुराना ट्रांसपोर्ट को 12% टैक्स पे करना पड़ेगा। इस टैक्स को जो भी वो पे कर रहे हैं खुराना ट्रांसपोर्ट कस्टमर से पूरा कैश में कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब खुराना ट्रांसपोर्ट अपनी सर्विस वैल्यू डालेगा तो एयरटेल जैसे खुराना ट्रांसपोर्ट भी जीएसटी 12% पे चार्ज करेगी कस्टमर को और कस्टमर बकायदा वैल्यू ऑफ सर्विस के साथ टैक्स भी खुराना ट्रांसपोर्ट को फिर से रिटर्न करेंगे। ग्रेट ग्रेट मिस्टर राहुल, थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल जो आता है वो बेसिकली मान लीजिए कि मिस्टर खुराना जो है कि वो 12% टैक्स रेट को नहीं ऑप्ट करते, क्या फिर भी वो लायबल हैं अपना टैक्स देने के लिए? इज इट स्टिल लायबल? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक ये सवाल क्लैरिफिकेशन के तौर पे बहुत अच्छा है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये यहाँ पे थोड़ा डाउट आ सकता है लोगों को कि फॉरवर्ड चार्ज क्या है, रिवर्स चार्ज क्या है, तो आपने बड़ा ही सटीक सवाल कर लिया। अगर खुराना ट्रांसपोर्ट ने फॉरवर्ड चार्ज पे 12% पे टैक्स पे नहीं किया और कस्टमर एक स्पेसिफाइड पर्सन है जो हम डिस्कस कर रहे थे, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी या कोई भी पर्सन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा हो, तो वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर खुराना ने 12% पे नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को 5% पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसा मिस्टर राहुल आपने भी बताया कि अगर उन्होंने ऑप्ट नहीं किया तो उनको 5% के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या ये जो लोअर 5% का टैक्स की बात है, इसके ऊपर कोई कंडीशंस हैं जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं? आर देयर एनी कंडीशंस ऑन दैट? सर, आपने बड़ा ही मजेदार सवाल कर लिया, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे फॉरवर्ड चार्ज में मैंने बताया था कि रेट ऑफ टैक्स है 12% और रिवर्स चार्ज में अगर स्पेसिफाइड पर्सन ने टैक्स पे किया तो वहां टैक्स का रेट 5% ही रखा है। तो क्लियरली 7% का डिफरेंस है। फॉरवर्ड चार्ज में 12% है, रिवर्स चार्ज में 5% है।
तो यहाँ पे सरकार ने भी 5% देते हुए कुछ एडिशनल कंडीशन रखे हैं। गवर्नमेंट ऐसे ही लोअर टैक्स रेट नहीं देगा, गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ कंडीशंस रखेगा। तो 5% देते हुए, लोअर टैक्स रेट देते हुए गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी है कि अगर कस्टमर ने 5% पे किया तो खुराना ट्रांसपोर्ट को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, खुराना ट्रांसपोर्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। ये कंडीशन 5% में लगाए रखी है। तो मिस्टर राहुल, जैसा कि आपने अभी बोला, एक स्वाभाविक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है, आपने अभी वर्ड यूज किया इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट? तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो खुराना ट्रांसपोर्ट को मिल सकते हैं? सर, बहुत अच्छा सवाल है। फिर से ये पूरा डिस्कशन आई थिंक अभी थोड़ा स्पाइस अप हो रहा है, थोड़ा हीट अप हो रहा है। ये पूरा डिस्कशन फॉरवर्ड चार्ज का, रिवर्स चार्ज का, इसका रिलेवेंस आता है इसी पॉइंट पे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और इनपुट टैक्स रेट के क्या फायदे हैं। जब गवर्नमेंट बोल रहा है कि 5% रिवर्स चार्ज पे लगेगा और 12% फॉरवर्ड चार्ज पे लगेगा, तो ये 5 और 12 का डिफरेंस आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से। जब खुराना ट्रांसपोर्ट कुछ भी परचेस करते हैं और कोई भी सर्विस रिसीव करते हैं, जैसे कि टेलीफोन और इंश्योरेंस, तब उस ट्रांजैक्शन पे पहले ही जीएसटी लगा रहता है। जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देखोगे व्हीकल का, तो उस पे पहले ही जीएसटी लगा रहता है। तो ये जो जीएसटी खुराना ट्रांसपोर्ट ने पहले ही पे कर रखा है ऑन डिफरेंट परचेस ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, इसको खुराना ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के माध्यम से ले सकते हैं। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी मैंने परचेस किया है गुड्स और सर्विस, जिसपे मैंने पहले ही जीएसटी रेमिट कर दिया मेरे सप्लायर को, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ब्रॉडली ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं लेके अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट यूज कर सकता हूं अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स पे करूं तो मेरा अगला सवाल जो आता है वो आता है कि अगर जो खुराना ट्रांसपोर्ट है, ये उनको रिस्ट्रिक्शन है आईटीसी या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के अंदर, तो उनका बिजनेस कैसे इफेक्ट होता है? उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उनके बिजनेस के ऊपर? जी, अगर खुराना ट्रांसपोर्ट ने आरसीएम का ऑप्शन फॉलो किया है, खुराना ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे और कस्टमर 5% आरसीएम पे कर रहा है, तो हमने पहले ही देखा है कि गवर्नमेंट ने कंडीशन डाला है कि खुराना ट्रांसपोर्ट आईटीसी का फायदा नहीं ले सकते। तो जो भी परचेस किया है खुराना ट्रांसपोर्ट ने, उसमें जो भी जीएसटी पहले ही लग चुका है वो खुराना ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट में चले जाएगा। अगर मान लो खुराना ट्रांसपोर्ट का टर्नओवर 50 लाख है, अगर फॉरवर्ड चार्ज में खुराना ट्रांसपोर्ट 12% पे टैक्स पे कर रहा है, तो उनका लायबिलिटी आएगा 6 लाख 12% के हिसाब से। और अगर रिवर्स चार्ज में कस्टमर पे कर रहा है, तो कस्टमर का लायबिलिटी आएगा 2.5 लाख रुपए ही, ना कि 6 लाख। लेकिन अगर खुराना ट्रांसपोर्ट ने काफी गुड्स खरीदे हैं, काफी सर्विस प्रोक्योर किए हैं, जिनमें पहले ही 4-5 लाख का टैक्स लग चुका है, जीएसटी लग चुका है, तो क्योंकि अभी कस्टमर ने आरसीएम पे किया, तो खुराना ट्रांसपोर्ट को ये 4-5 लाख का जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये पूरा 4-5 लाख खुराना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बन जाएगा और उनका प्रॉफिट उस हिसाब से कम हो जाएगा। ये पूरा जो भी जीएसटी खुराना ट्रांसपोर्ट ने पहले ही पे कर दिया गवर्नमेंट को अपने प्रोक्योरमेंट पे गुड्स और सर्विसेज के, तो ये सारा अमाउंट खुराना ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट में चले जाएगा और इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये होता है आरसीएम का डिसएडवांटेज। एक तरफ तो सरकार ने खुराना ट्रांसपोर्ट को एक ऑप्शन दे दिया है, एग्जम्पशन दे दिया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो खुराना ट्रांसपोर्ट क्यों 12% टैक्स पे करे और अपने आप को रजिस्टर कराए? और सेकंड कि जब ये जो उन्होंने परचेज किया है, जो सामान उन्होंने प्रोक्योर कर लिया है, उसके ऊपर वो क्रेडिट कैसे ले पाएंगे इस चीज का?
आई थिंक जतिन जी, जिस हिसाब से आप सवाल कर रहे हैं, मुझे डाउट हो गया कि इसमें जीएसटी एक्सपर्ट कौन है, मैं या आप, क्योंकि आप बड़े ही सटीक सवाल किए जा रहे हैं जो कि काफी रिलेवेंट है इस इंटायर डिस्कशन के लिए। तो बहुत ही उम्दा सवाल। यहाँ पे जब खुराना ट्रांसपोर्ट को 2 ऑप्शन दिए हैं, तो आपने बराबर पूछा कि खुराना ट्रांसपोर्ट क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा और क्यों ज्यादा टैक्स पे करेगा। जैसे कि मैं बता रहा था, रजिस्ट्रेशन लेके 12% के फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स करने के बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, जैसे कि मैं बता रहा था, जो भी मैंने परचेस किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अभी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मेजर परचेस क्या होता है? सबसे बड़ा परचेस होता है ट्रक का। आज ट्रक पे, हर ट्रक पे, सेल पे 28% जीएसटी लगता है। जब डेमलर या कोई भी ट्रक कंपनी खुराना ट्रांसपोर्ट को ट्रक बेचती है, तब 28% जीएसटी लगता है ट्रक पे। फिर स्पेयर्स जो भी खरीदते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर ट्रक पहले भी खरीदा हो तो ऑन डे टू डे बेसिस स्पेयर पार्ट खरीदने होते हैं, वो स्पेयर पार्ट पे भी 18 और 28% जीएसटी लगता है। फिर रिपेयर का जो सर्विस होता है, टाइम टू टाइम जो रिपेयर करवानी होती है, उस पर 18% जो सर्विस प्रोवाइडर रिपेयर वाला है वो खुराना ट्रांसपोर्ट को चार्ज करेगा। जब वो गाड़ी का इंश्योरेंस लेगा तो इंश्योरेंस कंपनी 18% चार्ज करेगी। ऐसे ही जो भी सर्विस डे टू डे, जो भी गुड्स और सर्विस खुराना परचेज करेंगे, उस पर पहले ही जीएसटी लग रहा है। गवर्नमेंट पहले ही उस पर जीएसटी लगा रहा है। तो अगर खुराना ट्रांसपोर्ट भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले और 12% लगाए, तो जो भी टैक्स खुराना ने पहले ही पे कर दिया है, जब ये गुड्स, ये ट्रक, ये सर्विस ऑफ इंश्योरेंस, रिपेयर का लिया है, तो उसको खुराना ट्रांसपोर्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से ले सकता है। तो जो भी टैक्स मैंने पहले ही पे कर दिया, वो मुझे गवर्नमेंट दे रही है इनाम के तौर पे कि तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से ये अमाउंट रख लो। जब मैं कस्टमर को बिल कर रहा हूं और जब कस्टमर से मैं रिकवर कर रहा हूं कैश में, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी तुमने पहले ही टैक्स जमा कर दिया ऑन परचेस ऑफ व्हीकल, ऑन इंश्योरेंस, ऑन रिपेयर, ऑन पार्ट्स, इन सब में जो भी मैंने पहले ही टैक्स पे कर दिया, वो टैक्स मैं यूज करता हूं ये 12% का लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। तो मान लीजिए कि मैं 100 रुपए का इनवॉइस कस्टमर को रेज कर रहा हूं, मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और मैं 12% चार्ज कर रहा हूं, तो मैं कस्टमर से तो ले लूंगा 112 रुपए, 100 रुपए ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट और 12 रुपए ऑफ टैक्स। ये 12 रुपए, 112 रुपए मैं कैश में लूंगा। जो 12 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, वो 12 रुपए मैं कैश में नहीं दूंगा। जो भी मैंने पहले ही टैक्स पे कर दिया कस्टमर को, जो मेरे वेंडर है उनको, वो 12 रुपए मैं जो डिपॉजिट करने हैं, वो मैं ये टैक्स के माध्यम से डिपॉजिट करूंगा। तो जो भी मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए हैं, उसको रख के मैं पहले डायरेक्टली बुक एंट्री डाल के मैं 12 रुपए डिस्चार्ज कर सकता हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, हर 12 रुपए के अगेंस्ट मेरे को 10 रुपए का क्रेडिट मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो मैं गवर्नमेंट को कैश में सिर्फ 2 रुपए डिपॉजिट करूंगा और जो 10 रुपए ऑफ टैक्स मैंने पहले ही बाकी मेरे सप्लायर्स को दे चुका हूं, उसका मेरे को ऑफसेट मिल जाएगा। वो अमाउंट तो गवर्नमेंट को मैं दे रहा हूं, वो सिर्फ कैश में 2 रुपए रहेंगे। तो मैं कस्टमर्स से 12 रुपए कैश में लूंगा, जो भी मैंने पहले ही टैक्स पे कर दिए ऑन परचेस, वो मैं एडजस्ट कर दूंगा। जो बैलेंस अमाउंट रहेगा 2 रुपए का, वो ही मैं गवर्नमेंट को कैश में डिपॉजिट करूंगा। इफेक्टिवली मेरा परचेस का कॉस्ट कम हो जाएगा। जो भी मैं कस्टमर से कलेक्ट कर रहा हूं, वो पैसे मैं कैश में रख लूंगा अपने पास, और जो बैलेंस अमाउंट है इन दोनों के बीच, उतना ही मुझे कैश में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल, आपने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से हमारे को समझाया कि क्या ऑफसेट होता है, क्या इनपुट क्रेडिट होता है। मेरा अगला सवाल इसी खुराना ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है
क्या खुराना ट्रांसपोर्ट के जो कस्टमर हैं, क्या वो भी जीएसटी जो पे कर रहे हैं उसका क्रेडिट लेने के लिए इंटाइटल्ड हैं? सर, जैसे कि हम इनपुट टैक्स रेट का डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ खुराना ट्रांसपोर्ट के कस्टमर वो 12% हो या 5% हो, जब तक ये कस्टमर कोई टैक्स फ्री गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, जो कि सारे छोटे प्लेयर है वही कॉम्पोजिशन में रहते हैं, अगर वो किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कॉम्पोजिशन में नहीं है और जो जीएसटी के बाहर नहीं है, तो कस्टमर को क्रेडिट पूरा मिल जाएगा। तो कस्टमर को, जैसे खुराना ट्रांसपोर्ट क्रेडिट ले रहा है, कस्टमर पूरा क्रेडिट ले सकता है दोनों ऑप्शन में, फॉरवर्ड चार्ज में भी, रिवर्स चार्ज में भी। अभी अपने देश में बहुत कम प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है और काफी छोटे प्लेयर्स की कॉम्पोजिशन में, तो हर बड़े प्लेयर को जो भी टैक्स खुराना चार्ज कर रहा है उनको पूरा क्रेडिट मिलने का बहुत अच्छा चांस है। तो फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर अगर 5% भी पे करे या 12% भी पे करे, उनको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता कि वो 5 पे कर रहा है या खुराना 12 पे चार्ज कर रहा है, उसके लिए वो रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन होगा क्योंकि उसको पूरा क्रेडिट का फायदा है। मिस्टर राहुल, एक बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन अगला जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये खुराना ट्रांसपोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो 12% के ऊपर टैक्स पे करें किसी सप्लाईज के ऊपर और बाकी को कुछ पोर्शन को रिवर्स चार्ज के अंदर, केस के अंदर उसको ले सकें? क्या ये ऑप्शन है उनके पास? सर, आई थिंक ये बड़ा ही सटीक सवाल है क्योंकि काफी जगह ये होती है कि खुराना डिसाइड नहीं कर पाते, खुराना ट्रांसपोर्ट डिसाइड नहीं कर पाते, कस्टमर भी डिक्टेट करता है कि उनको क्या पे करना है। तो कुछ कस्टमर जो पूरा क्रेडिट ले सकते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो 12 पे कर रहे हैं खुराना फॉरवर्ड में या उनको सिर्फ 5 पे करना है, जबकि कुछ कस्टमर होते हैं जो एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हैं जिनमें जीएसटी लगता नहीं है, वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमें तो सारे केसेस में आरसीएम में पे करने हैं क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो जिनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है और जो कॉम्पोजिशन में है, वो कस्टमर चाहेंगे कि 5% टैक्स ही पे हो क्योंकि जो भी टैक्स वहां चार्ज हो रहा है वो कॉस्ट है। तो कुछ कस्टमर डिक्टेट करते होंगे कि हमको 12% पे फॉरवर्ड चार्ज में नहीं चाहिए, हमको 5% में रिवर्स चार्ज में ही पे करना है। तो ऐसे केसेस में ये बड़ा ही ट्रिकी सिनेरियो आता है जहाँ कुछ कस्टमर कहते हैं कि खुराना हम तो 5% पे करेंगे, हमको 12% पे नहीं चाहिए। तो इस ट्रांजैक्शन में, इस सिचुएशन में खुराना को ये डाउट आ सकता है कि वो कुछ कस्टमर को 12% पे लगाए, कुछ कस्टमर को आरसीएम पे 5% पे करने का ऑप्शन दे दे। लेकिन सरकार ने ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। सरकार ने क्लियरली बोल दिया कि खुराना या सारे ट्रांजैक्शन पे 12% पे करे फॉरवर्ड चार्ज में, या खुराना सारे ट्रांजैक्शन में कस्टमर को पे करने दे एट 5%। तो खुराना के पास ये ऑप्शन नहीं है कि कुछ ट्रांजैक्शंस को 12 पे करे, कुछ ट्रांजैक्शन को कस्टमर 5 पे करे, यह ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर खुराना ने 12% का ऑप्शन लिया है तो सारे कस्टमर को 12% लगाने होंगे। अगर खुराना ने 5% का रूट लिया आरसीएम का और रजिस्टर नहीं होने चाहते, तो सारे केसेस में 5% पे ही टैक्स लगेगा अंडर आरसीएम। खुराना के पास वो ऑप्शन नहीं है बाइफर्केशन का। तो मिस्टर राहुल, मेरा अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से थोड़ा जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि मिस्टर खुराना ऑप्ट करते हैं आरसीएम के लिए, आरसीएम रूट को अडॉप्ट करते हैं, तो क्या उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, मैंडेट है उनके लिए? हाँ जतिन जी, आपने बड़ा ही सटीक सवाल पूछा है इस टाइम पे, क्योंकि हमने काफी डिस्कशन कर लिया फॉरवर्ड चार्ज पे, रिवर्स चार्ज पे। तो आपका सवाल है कि अगर खुराना ने रिवर्स चार्ज में चूज कर लिया तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा या नहीं। तो इसका आंसर बड़ा ही क्लियर है। अगर खुराना ने आरसीएम रूट फॉलो किया है और उनके सारे कस्टमर जीएसटी रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री है, पार्टनरशिप फॉर्म ही है, तो खुराना को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। मगर अगर खुराना और कोई बिजनेस में, जैसे कि वेयर हाउसिंग है, ये C&F का एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर रजिस्ट्रेशन का मैंडेट ट्रिगर हो जाएगा। तो मिस्टर राहुल, अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो मेरा आखिरी सवाल आपसे आज के लिए ये रहेगा कि मान लीजिए कि मिस्टर खुराना ने चूज किया कि वह 12% के हिसाब से टैक्स पे करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। तो इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन के अलावा क्या कहीं और भी कुछ लीगल चीजें हैं जो कि एप्लीकेबल हैं या जिनके लिए इनको ध्यान रखना पड़ेगा मिस्टर खुराना को, या फिर कुछ और लीगल चीजें उनको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी? वंस एक बार खुराना ने रजिस्ट्रेशन लेने का फैसला कर लिया तो खुराना को फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करने पड़ेंगे। उनको अपने सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स बड़े ही सटीक तरीके से रखने पड़ेंगे। सारे परचेस का हिसाब रखना पड़ेगा। ये सारी ट्रांजैक्शंस खुराना को ऑन अ मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस रिपोर्ट करनी होगी। गवर्नमेंट ने काफ़ी रिटर्न्स दे रखे हैं और जीएसटी, ये सारे रिटर्न्स और परचेस और सेल खुराना को मेंटेन करने पड़ेंगे और फाइल करने पड़ेंगे अपने अपने टाइम पे। अभी जीएसटी में अभी कोरोना की वजह से थोड़े चेंजेस आए हैं टाइमलाइंस पे, बट ऑर्डिनरली रिटर्न्स के टाइमलाइंस स्पेसिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने। तो खुराना को बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे और वो बुक्स के हिसाब से टाइमली रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। अगर खुराना काफ़ी परचेज कर रहा है तो अगर ये बुक्स बराबर मेंटेन कर रहे हैं और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई कंसल्टेंट के थ्रू वो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो बड़े ही मिनिमल कॉस्ट पे उनको काफ़ी सारे फायदे होंगे। जो भी परचेज पे उन्होंने टैक्स पे किया वो पूरा उनको इनफैक्ट कैश के हिसाब से, कैश के इक्विवेलेंट उनको फायदा मिल जाएगा। तो जो भी मैंने परचेस किया जिस पे टैक्स लगा था और मेरे बिजनेस के रिलेटेड है, वो इन ऑल प्रॉपर्टी मुझे कैश के हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि मैं वो क्रेडिट यूज कर सकता हूँ अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए और वो लायबिलिटी मैं कस्टमर से रिकवर कर लूंगा कैश में। तो इफेक्टिवली ये हो जाएगा कि जो भी मैंने टैक्स पे कर दिया पहले ही, उसको मुझे गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कैश के तौर पे दे रही है। तो क्योंकि गवर्नमेंट कैश दे रही है हमको इफेक्टिवली इनडायरेक्टली, मुझे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सारा डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा और फिर एनुअल रिटर्न वगैरह है वो भी फाइल करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑडिटिंग के लिए भी आ सकती है, गवर्नमेंट स्क्रूटिनी के लिए भी आ सकती है। ये सब प्रॉबिलिटी है रजिस्ट्रेशन के। तो आई थिंक खुराना अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहे तो कंप्लायंस का कॉस्ट विजा वी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट, इन दोनों ऑप्शन को खुराना तो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। सो थैंक यू मिस्टर राहुल। आई थिंक इस सवाल के साथ हम इस कड़ी के अंत तक आ गए हैं। मैं अगेन आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों के लिए इतना इंसाइटफुल, इतना इंफॉर्मेटिव, इतना हेल्पफुल एक इंसाइट दिया, एक आंसर दिए हमारे क्वेश्चंस के। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके साथ हमारे कस्टमर्स को जीएसटी का जो एक बहुत बड़ा एक हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को लगता है कि एक बहुत बड़ा जाल है, उससे शायद वो आराम से निकल पाएंगे और जॉइंटली हम लोग और हमारे ट्रांसपोर्टर भाई इस बिजनेस को इकट्ठे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू मिस्टर राहुल, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। या थैंक यू जतिन जी हमको इनवाइट करने के लिए। आई थिंक हमारे ट्रांसपोर्टर कस्टमर्स को और भाइयों को जीएसटी के फायदे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बड़े ही सिंपल वे में। बट एक बार अगर कस्टमर्स, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई एक बार रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पहल करें तो आई थिंक हमको उनको और भी एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने बहुत ही ऊपर ब्रॉड वे में डिस्कशन किया है। जो जीएसटी लॉ में कॉम्प्लिकेशंस है, जो नाइसिटीज है लॉ की, आई थिंक वो जानने के लिए ट्रांसपोर्टर भाइयों को एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि उनको एक्सप्लेन कर सके और सटीक वे से कि उनको क्या फायदा है। तो आई थिंक ईच एंड एवरी ट्रांसपोर्टर भाई को अपने परचेज सारे देखने पड़ेंगे। वो आज की तारीख में कितना जीएसटी पहले ही दे रहे हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनके कस्टमर से भी वो रिकवर कर पाएंगे नहीं, ये उनको कमर्शियली एक डिस्कशन करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ। ये सारा एक्टिविटी करने के बाद
वो डिसीजन ले सकते हैं कि वो जीएसटी में रजिस्टर करेंगे या नहीं। ये सारा मामला उनको देखना पड़ेगा। बट 95% ऑफ द केसेस में अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे अनुभव से, हमारे कैलकुलेशन से, बेसिक कैलकुलेशन से रजिस्ट्रेशन लेने के फायदे बहुत हैं। वो हमारा व्यू है। बट अगेन कंप्लायंस करना हर एक के बस की बात नहीं। कुछ बहुत ही छोटे प्लेयर चाहेंगे कि उनको कोई कंप्लायंस नहीं है, वो अपना बिजनेस पे फोकस करेंगे, उनको बुक्स और अकाउंट से फोकस रहेगा नहीं। मगर ये एक अच्छी पहल है। इस वीडियो के बाद हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हर पर्सन जो ये वीडियो देखे वो अपना पहले परचेस पूरा एक बार चेक करे, तो कितना जीएसटी पे कर रहे हैं पहले अपने परचेस में। ये करते हैं उनको मालूम हो जाएगा कि उतना जितना उन्होंने जीएसटी पे किया उतना उनको कैश मिल सकता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। आई थिंक एक बार कस्टमर भाई ये एक्सरसाइज करेंगे अपने सारे ट्रांसपोर्टर भाई, उसके बाद हम और भी उनकी मदद कर पाएंगे कि कैसे उस क्रेडिट को लिक्विडेट करें। मैं धन्यवाद देता हूँ जतिन सर को और डेमलर की पूरी टीम को। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद।